हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में शुरू करेंगे अनसॉल्व 2020 जिस सेट नंबर 5 कोड है जिसका 347WD। तो आज के क्लास में चलेगा प्रश्न 4 और 5 को सॉल्व करवाएंगे और अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रश्न 6 और 7 और इस अनसॉल्व पेपर का दी एंड कर देंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 4 जिसका प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का और इसमें खंड का, खा, गा और घा दिया गया है। ठीक है, का, खा, गा और घा दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। और स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। आपको बताएंगे संक्रमण तत्व क्या है पहले, फिर उसके बाद में फ्रियान गैस के उपयोग बता देंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में हटा दिएगा, फिर भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4 का पढ़ते हैं। संक्रमण तत्व क्या है? क्या है संक्रमण तत्व? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह बात तो सत्य है कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ तत्व हैं जो संक्रमण नहीं होते हैं। इनके अनुचुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व। प्रश्न नंबर, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो एक लाइन में लिखनी है आपको कि संक्रमण तत्व, हेडिंग बना लेंगे संक्रमण तत्व। लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम, क्या लिखेंगे? अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1, क्या लिखेंगे? n-1 d की पावर 1 से लेकर 10, यानी कि n-1 और d में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 1 से लेकर 10। और d उपकोष में प्रवेश करता है। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लिखेंगे जिंक कॉमा दूसरी लिखेंगे अर्थात या लिखेंगे या जिंक कॉमा कैडमियम कॉमा मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लीजिए, इतनी आसान सी डेफिनेशन है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-d जिसके में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक उपकोष में प्रवेश करता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के तत्व सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के तो तत्व होते हैं लेकिन संक्रमण नहीं होते हैं। आगे बताता है इनके अनुचुंबकीय गुण को समझाइए। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे अनुचुंबकीय गुण। लिखो। अब इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व अनुचुंबकीय
गुण प्रकट करते हैं। क्या लिखा है? डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि इनके डी उपकोष, क्या लिखेंगे? डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब चाहे वो आयनिक अवस्था में हो, क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि इनके डी उपकोष में, उपकोष के उपयोग लिख दिया है, उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे इसी को थोड़ी सी और बता देते हैं। संक्रमण तत्व को हम मिटा देते हैं और इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बताते हैं। तो इसके उदाहरण के लिए उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम +2 और उसके बाद में वेनेडियम +2। ये सभी तत्व और आयन अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये जो तत्व होते हैं, ये आयन इनके जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएं डी उपकोष में, तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि उसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये उदाहरण में आपका हो गया। अब बताता है उत्प्रेरकीय गुण, तो इसको हम रब कर देते हैं नीचे से और बताते हैं उत्प्रेरकीय गुण। चलिए हेडिंग बनाते हैं बी, उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण लिखेंगे तो लिखेंगे सभी संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, सभी संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मुक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त संयोजकताओं में चारों ओर फैले रहते हैं, जिनमें अधिशोष्य यानी के चिपकने वाला अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषित होकर उत्पाद
का निर्माण करता है तथा इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, यहीं पर आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है अमोनिया के निर्माण में। प्लेटिनम और पैलेडियम पीडी का उपयोग किया जाता है अपचयन में, यह भी उत्प्रेरक का काम करता है। वेनेडियम इसके ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ऑक्सीकारक का रूप करता है, ये उत्प्रेरित करता है क्रियाओं को ऑक्सीकरण करने के लिए। ये होते हैं इसके उत्प्रेरकीय गुण। क्या लिखा है, सभी संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त संयोजकताओं में चारों ओर फैले रहते हैं, जिनमें अधिशोष पदार्थ अधिशोषित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ ऐसे हाथ फैलाए रहते हैं और उस पर अधिशोष पदार्थ अधिशोषित हो जाता है, यानी कि धूल मिट्टी जैसे किसी मतलब हमारे घर के सामान सज्जा पर जग जाती है, ऐसे अधिशोषित हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ये है उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। सभी मोस्टली ज़्यादातर डी ब्लॉक के तत्व ही उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खा। 4 का खा है मेथिल अमीन बनाना है। क्या बनाना है? मेथिल अमीन बनाना है। नहीं, खा है, सॉरी, ये खा है फ्रियान। फ्रियान गैस के उपयोग लिखिए। फ्रियान गैस का उपयोग हम ऐसे ही बता देते हैं। फ्रियान गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एसी, एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाता है। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आपको बताते हैं। पर्यावरण पर जो हमारे चारों ओर ओजोन की परत पाई जाती है, फ्रियान गैस एसी और फ्रिज से निकलने वाली जो गैस है जो एयर कंडीशनर में यूज की जाती है, वो ओजोन परत का क्षरण करती रहती है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे सूर्य के प्रकाश से आती है वो हमारी सीधी बॉडी पर पड़ती है। ह्यूमन प्रजाति या कोई भी जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव जंतु जो जिंदा है, उनको इफेक्टिव कर देती है। तो स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, किसके कारण? फ्रियान गैस के कारण। तो कम से कम यूज करें फ्रियान गैस एयर कंडीशनर और फ्रिज को, तो आप आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर एटमॉस्फेयर देकर जाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए आप एसी और फ्रिज का उपयोग करते चले जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सीएफसी गैस यानी कि फ्रियान गैस लगातार वायुमंडल की ओजोन परत को क्षरण कर रही है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जो हमारे देश में मिलावटी सामान भी बिक रहा है, इसके कारण आने वाले 40 वर्षों में 80% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएं। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। तो चलिए, अब बहुत हो गई सामाजिक बातें, अब आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल अमीन। तो ये फ्रियान आपको पढ़ना नहीं है। 2020 में क्लोरोफार्म CHCl3, आइडोफार्म CHI3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड और फ्रियान जैसी चीज़ें हटा दी गई। आपको सिर्फ क्लोरोबेंजीन पढ़नी है, ब्रोमोबेंजीन पढ़नी है और एल्किल हैलाइड पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाती सिमिट अभिक्रिया द्वारा मेथिल अमीन बनाने की विधि। तो हम बताते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म कर दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया में क्या होगा कि एक होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, इसको हम गर्म करते हैं अमोनिया का ठीक उल्टा होता है एक हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या होता है इसका नाम? हाइड्रोजोइक अम्ल। इसके साथ हम अगर गर्म कर देते हैं इसको, तो यहाँ से क्या मुक्त हो जाती है? नाइट्रोजन गैस।
उड़ जाती है। उसके बाद में यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और बचा क्या, 2 नाइट्रोजन उड़ गई यहाँ से, तो एक N बचा, एक H और एक H रह गया, तो आपका बन जाता है CH3NH2 बन गया। यही सीमित अपक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और मेथिल अमीन आपको प्राप्त होता है। अगर प्रोपिल अमीन होता तो एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण लिख दिया बनाने की का रासायनिक समीकरण। दूसरा है मेथिल अमीन तथा एनिलीन की अल्कोहलीय KOH तथा क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया, ये आइसोसाइनाइड परीक्षण बता रहा है। तो आप लिखते हैं पहले मेथिल अमीन की अपक्रिया CH3 और NH2 की अपक्रिया आपको करानी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ। तो इसके आगे एरो यहाँ पर लगा देते हैं, नीचे सब प्रोडक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, Cl 3, तो 3 का मल्टीपल करिए और ये तीनों KCl बाहर कर दीजिए, तो लिखेंगे +3 KCl। ठीक है, ये एरो सामने लगना चाहिए था, इसको हम गर्म कर रहे हैं। उसके बाद 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये 3 हो गए और 3 का मल्टीपल हुआ ये तो 3 हो गए, तो 3 3 6 और 3 हाइड्रोजन है, तो 3H2O यानी कि जल निकल जाएगा। बचा क्या, एक C बचा है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका बन गया है मेथिल आइसोसाइनाइड। ये मेथिल आइसोसाइनाइड है। अब वो बता रहा तथा एनिलीन के साथ इसी की अपक्रिया, तो उसमें एनिल, ये हम मिटा देते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब आते हैं आगे, एनिलीन से अपक्रिया कराते हैं। नंबर 2, एनिलीन का फार्मूला होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 लगा होता है और इसकी अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, KOH। तो फिर वही 3 का मल्टीपल करिए, 3 KCl निकाल दीजिए। एरो को थोड़ा घुमा लेते हैं, तो पहले 3 KCl बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये 2, ये 3 हो गए, और 3 ये है, और 3 इन ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो बना देंगे 3H2O। बचा क्या, केवल C वहीं लग जाएगा, तो आपका आंसर में आ जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। अब आ जाते हैं उसके बाद में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर घ, इसको नोट कर लें और जब तक वीडियो को लाइक भी करते रहें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा तरीका। ये तो बहुत इजी मामला है ना, इसको तो हम बहुत बार करवा चुके हैं, इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण भी। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर घ आ जाता है योगात्मक और संघनन बहुलक क्या है। प्रत्येक का 2 उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बेकेलाइट बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, बेकेलाइट के 2 उपयोग लिखिए। अब ये आ जाता है क्या आपका बहुलक, और बहुलक पॉलीमर आपका हटा दिया गया है और ये टॉपिक खत्म हो गया है। कैसे, आप वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दीजिए। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5। 5 में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिसमें खंड दिए गए का, खा, गा और घा। 4 खंड हैं जो इस बार सिलेबस में उनको हल करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो पहला स्टार्ट करेंगे, अभिक्रिया की वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में एक प्रश्न भी इसके साथ में शामिल कर दिया गया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो दोनों बातें जब हम हल करके रखेंगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग आपको बताना है, तो हेडिंग डाल लेंगे। पहले यहां पर लिख लेंगे प्रश्न नंबर 5 का और इसके लिए लिखेंगे उत्तर। पहले हेडिंग बना लेंगे अभिक्रिया का वेग,
और वेग को ही दर कहते हैं। ठीक है, वेग को रेट को ही दर कहते हैं। तो अब इसके आगे लिखेंगे अब क्रिया का वेग क्या होता है, उदाहरण सहित बताना है। तो लिखेंगे किसी एकांक समय मतलब है कोई एक निश्चित समय होगा, पर्टिकुलर समय होगा। किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। कोई एक अभिकारक है, कह रहा किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। ठीक है, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखते हैं आगे अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग आगे लिखेंगे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे लिखेंगे समय अंतराल। तो ये हो जाता है समय अंतराल के लिए। अगर इसको हम डिनोट करना चाहे जिन शब्दों में, तो वेग को हम r से डिनोट करते हैं। अब क्रिया की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल c से डिनोट करते हैं, और समय अंतराल होता है डेल t, यानी कि सांद्रता परिवर्तन और समय में परिवर्तन। तो ये होता है अभिक्रिया का वेग। क्या होता है? अभिक्रिया का वेग डेल c यानी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल t यानी कि समय अंतराल, समय में परिवर्तन। अब उसके आगे लिखेंगे इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अब समय सेकेंड की जगह मिनट में हो सकता है और घंटों में भी हो सकता है। घंटों में कह रहा है किसी एकांक समय में अभिक्रिया या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बगेल गया, वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जिसे डेल c से प्रदर्शित करते हैं, समय अंतराल डेल t। बस इतना लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद में आ जाता है, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो हमें पहले वेग का मान निकाल लेना होगा कि अभिक्रिया हो कितनी स्पीड से रही है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, और रब करने के बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रब करते हैं इसको। जब तक वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न को लगाना। तो एक प्रथम की कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिखेंगे शुरुआत में, माना कोई अभिक्रिया निम्न है। ऐसे ही सजाकर लिखना है आपको। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे लिखेंगे ए कोई अभिकारक है और उत्पाद बना रही है अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्रारंभ में
प्रारंभ में क्या होता है, ए अभिकारक है और उसकी सांद्रता को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए अभिकारक का नाम है और उसके अंदर सांद्रता 10 अणु, 20 अणु, 50 अणु जो भी हो, तो वो अपने आप में 100% होती है। टी समय अंतराल, उस समय हम 0 लगाते हैं क्योंकि प्रारंभ में अभिक्रिया में हम कोई काम नहीं करते हैं। काम करने के बाद क्या हुआ तो उसको देखते हैं, कॉमा सांद्रता परिवर्तन बराबर x बराबर 0। अब देखते हैं कि प्रारंभ में जो भी अपक्रिया होती है, जैसे प्रारंभ में ये मार्कर है, ये पेन है, ये पूरा 100% है। अभी हम इसको तोड़ें, फोड़ें, काटें, तो इसे तोड़ने, फोड़ने, काटने या पिघलाने में जितना समय लगेगा वो समय अंतराल होगा, लेकिन प्रारंभ में ये अपने आप में 100% है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में कितना मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं भाई। 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो लिखेंगे 10 मिनट में अभिकारक ए की सांद्रता x बराबर 20% पूर्ण होने पर बता रहा है ए की सांद्रता जो है x बराबर, जो सांद्रता परिवर्तन x बराबर 20% पूर्ण होने पर, तो हम लिखेंगे 20% के लिए कितना होता है 20%, तो a माइनस x बराबर, यानी कि अभिकारक की जो सांद्रता 100% है उसमें से हमें 20 निकालनी है, तो a माइनस x बराबर लिख सकते हैं हम 100 माइनस 20 बराबर 80%। ये 80% बची, तो लिखेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, a माइनस x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम लिखेंगे प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से, तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। हम पहले स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद में k की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी हम 75% को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो k बराबर समय हमें दिया गया है 2.303, 10 मिनट दिए गए हैं, लॉग बेस 10 है और अभिकारक ए की सांद्रता 100% और इसकी हो जाती है 80, तो 0 से 0 और 2 चाकू, 2 पंचे 10 और 2 चाकू 8। अब हमें log 5 की वैल्यू रखनी है, तो हम इसको सही कर लें, k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 आ जाएगा 5/4, और बटे में जो log होता है वो माइनस में चला जाता है, तो लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस log 4, कितना हो गया, log 5 माइनस log 4। जो वैल्यू बटे में होती है वो log में माइनस में हो जाती है। अब आगे इस प्रश्न को बढ़ाते हैं, log 5 की वैल्यू रखते हैं, तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 5 की वैल्यू होती है गुणे 0.6989 होती है। ठीक है, उसके बाद में माइनस log 4 की वैल्यू होती है log 2 से 2 गुनी, तो 0.6020 होती है। इसको हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0.6989 में से 0.6020 घटाना है, तो 9 बचा है और 6 बचा है और 9 बचेगा और ये 0 बचेगा और ये पॉइंट, तो k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.0996 ये बचा हुआ है। अगर हम इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो जो भी आएगा k की वैल्यू निकल आएगी, तो पॉइंट के बाद ये 1 2 3 अंक और ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक, तो यहाँ 0 बढ़ जाती हैं 10 की घाते -7 प्लस की 7, कितनी आएंगी 7, और इसको मिलाकर 8 हो जाएंगी, तो k बराबर 2303 इंटू 969 अपॉन, या ऊपर ही मल्टीपल इसे लगाकर ये 7 घाते हैं
10 की, इसे मिलाकर 8 हो जाएंगी, तो 10 की घातें -8। इसका इसमें गुणा कर लेंगे और जो भी आएगा वो k की वैल्यू निकल आएगी। तो गुणा करते हैं, यहाँ पर यहीं साइड में गुणा कर लेते हैं। कितना है 2303 का 969, तो 3 9 27, 7 2 3 9 27 और 3 9 27 और 9 तिया 27, 9 का 0 में 0, 9 तिया 27 की 7 2 हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गए। अब 6 का करते हैं, 6 तिया 18, 18 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 1 13 हो गया। अब हम करेंगे 9 का, तो 27, यही ऊपर वाली वैल्यू उतार दो, तो ये हो जाएगी 20। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना बचेगा, k बराबर जोड़ते हैं, कितना है 7, फिर 8 2 10 की 0, 7 7 14 1 15, 15 और 1 हासिल का 16, 8 2 10 और 1 11, 3 2 5 और 7 12, 12 और 1 13 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 का गुणा और मल्टीपल कर देंगे 10 की घातें -8 का। अगर इसको पॉइंट में ले जाना है तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 घातें हैं, 7 अंक हैं, कितने हैं 3 3 6 1 7 और घाट रहे हैं -8, तो k बराबर 0.02231 लिख लें क्या, बस इतना ही लिख लें। तो कितना आया देखते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 लगा दी 8 मिलाकर, तो टोटल कितना हो जाएगा 31 0 7 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लेकिन आप इतना ही रखिए, ज़्यादा ना बढ़ाइए, आगे 0 23 रखिए, बस इतनी k की वैल्यू निकल आई। अब कहता है कि अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर लिखेंगे कि शुरुआत करेंगे, इसको रब करते हैं और k की वैल्यू को हम अपने पास में रखेंगे क्योंकि k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का 75%, तो प्रारंभ में a बराबर है 100% और यक्ष की वैल्यू दी गई है आपको 75%, क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण करनी है 75%, तो a माइनस यक्ष बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर आपका बचेगा 25%। ठीक है, तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 अपॉन a माइनस यक्स। ठीक है, तो k बराबर आप लिखेंगे 2 k को इधर ले आएँ, t को इधर चला दें, तो t यहाँ ले जाएं और 2.303 अपॉन k लिख दें और log बेस 10 a की वैल्यू कितनी है 100%, a माइनस एक्स की 25 है, 25 चक्कू 100 हो गए, तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.0223 हो गया। ये रख दी k की वैल्यू जो यहाँ पर है आपके सामने। अब उसके बाद में बच्चा कितना log बेस 10 4 और log 4 बराबर अभी आपके सामने रखा 0.6020 होता है, ये log 4 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये log 4 की वैल्यू है, बस इतना ही याद रखें। log 2 का दोगुना होता है, तो 2.303 अपॉन 0.0223 इंटू 0.6020। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएं तो 10 की घातें 4 आ जाएंगी। अब t बराबर 23,030 अपॉन 223 इंटू 6020, 6020 हो गया। घातें कितनी हैं 4, तो 4 घातें हैं यहाँ पर, 10 की घातें हैं टोटल 4। एक घात इस 0 से काट दीजिए, एक इससे काट दीजिए, तो 2 घातें बचेंगी, इसको ऊपर लिए जाएंगे। t बराबर 23,003 इंटू 602 बटे
2303 इंटू 10 की घाते -2। अब हम इसको हल करेंगे तो पहले मल्टीपल कर लीजिए। 2303 का मल्टीपल होना है 602 में, तो 2 तियाँ 6, 0 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो 0 का 0 हो जाएगा। आगे 6 का 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 1 13, तो कितना आएगा 6 0, यहाँ पर 8 6 14 की 4, 5 1 6 हो जाएंगे, यहाँ 8, यहाँ पर हो जाएगा 13। तो टोटल आपका आया है कितनी वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। t बराबर 1386 406 और बटे 223 इंटू 10 की घाते -2। पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ ले आइए, ये घाते कम कर देंगे तो पॉइंट t बराबर 1386 4 0.6, यहाँ पर 23 ले आएंगे, 223 लगा लेते हैं। 23 का 13 में डिवाइड, तो 13,864 में ही दे लेते हैं, तो 223 का देना है 6 बार, तो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, तो 6 बार चला गया। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6। ये पॉइंट के बाद अंक ना रखिए तब भी निकल आएगा। तो यहाँ पर 12 जो है 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 7 में से 3 चले गए 4 बचेंगे और ये पूरा आपका कट जाएगा, बचा 4। तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाने पर कितने हो जाएंगे, 23 दूना 46 होते 446 लगभग 62 मिनट। तो आपका आंसर आया, आप किताब में अपने अनसॉल्व पेपर में अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो t बराबर आएगा आपका 62 मिनट। ये लीजिए, अब जाकर लगा है। देखिए कभी कभी प्रश्न आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और कभी आसान पड़ेगा, तो ये प्रश्न आपको कुछ महंगा पड़ गया। अब आ जाते हैं, इसको नोट कर लें, हम हट जाते हैं और आप इसे नोट कर लें, जब तक वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम इसको रब करते हैं और आगे प्रश्न पर आते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ख, एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि बताइए। नामांकित चित्र सहित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये सन 2020 में तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत हटा दिया गया, तो इसको तो पढ़ना नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन गा, क्वेश्चन नंबर गा, उप सह संयोजन यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता का क्या कारण है। निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए और जे लिखे हुए हैं। तो हम जानते हैं समावयवता, आपको हम बता देते हैं। समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक होती है संरचना समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, तो त्रिविम समावयवता लिखनी है और आपको पता नहीं, आपको सिलेबस पता नहीं, इसीलिए हम बताते रहते हैं इस टाइप से। इसमें होती है प्रकाशिक और ज्यामिति समावयवता, और इसमें होती हैं 6 प्रकार की जल योजन उपसह संयोजन यौगिक की समावयवता। तो ये त्रिविम समावयवता आपका हटा दिया गया है और प्रकाशिक समावयवता को आपको एक एग्जाम्पल दिए देते हैं कि वे यौगिक जो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश पर एक नई संरचना प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम लिखें यम, ये मेटल धातु B4AB, ये लिखते हैं B4AC। तो ये आपका एक कितने लिगेंड है, 4 2 6 है। तो इसकी जब संरचना बनती है तो B4 को चारों तरफ से हम लगा देते हैं इस तरीके से, ये अष्टफलकीय संरचना बनाता है और A यहाँ है और B यहाँ है, C यहाँ। अगर इसके ऊपर कोई धन आयन ऋण आयन है तो समतल ध्रुवित प्रकाश पर, ये मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब होता है दर्पण। ये बनता है क्या, ये बनता है सिस रूप और
ध्रुवित प्रकाश पर जो प्लस होता है इधर आ जाता है, मेटल बीच में ही रहती है, और जो उल्टे हो जाते हैं सभी जितने लिगेंड है उनकी स्थिति उल्टी प्रदर्शित होती है, A/C। ठीक है, ये कहलाते हैं ट्रांस। यही होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है इस बार, तो आप आगे पढ़ेंगे क्या इसी में जो शामिल है, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो हम IUPAC नाम लिखे देते हैं और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, बस यही तक इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता आपसे इस बार नहीं पूछी जाएगी। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अब यौगिक है पहला, नंबर फर्स्ट, 1 नंबर का है, 1 सेकेंड में नाम लिखता है इसका, ये लीजिए। दूसरा यौगिक क्या लिखा हुआ है, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये हो गया। तो इसका नाम लिखना है, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे टेट्रा, क्या चीज़ है, लिगेंडों का नाम लिखते हैं पहले, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि CO है ये कार्बोनिल बोला जाता है। और आगे लिख देंगे निकेल, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है वो मुक्त अवस्था में होता है, निकेल। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी Na की यक्स हो गई, कार्बोनिल की 0 होती है, और 4 लिगेंड लिखे तो टोटल 0 है, तो ये सब 0 हो जाएगा, यक्स बराबर 0, आगे 0 ही खड़ा कर देंगे। ये लीजिए नाम हो गया 1 नंबर का, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसका लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से स्टार्ट होगा इसमें, पोटेशियम। पोटेशियम गिनती नहीं बताएंगे, क्योंकि बाहर वाले लिगेंडों का जो आयनिक परिसर होता है उसकी कभी गिनती नहीं बताई जाती है। आगे आ जाते लिगेंडों का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे बिस, क्योंकि द्विदंती लिगेंड है, इसके नाम के आगे बिस लगाना जरूरी है, तो बिस ट्राई। अब ये पूरा जो नाम है वो है ऑक्सीलेट, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो, बिस ट्राई ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे, जब माइनस का लिगेंड होता है, ये माइनस के लिगेंड होते हैं ऑक्सीलेट आयन, ये है, ये इस तरीके से देखो C2O4, ये माइनस का लिगेंड है, तो इसका नाम आयरन का बदल कर फेरेट हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसकी मान लेते हैं यक्स और इसकी लिखेंगे सबकी, तो इसकी +1 है और कितने हैं 3, इसकी यक्स है और सबके बीच में प्लस होता है। इसकी होती है -2 और 3 का मल्टीपल करेंगे, इक्वल में लिखेंगे 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, तो 3 दूनी 6 और प्लस के ये माइनस के 6 होंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाए, यक्स -3 + 3 - 6 = 0, क्योंकि ये +3 है, तो यक्स बराबर -3 = 0, यक्स बराबर +3 आ जाएगा। तो यही फेरेट के आगे तीनों खड़ी कर देंगे रोमन भाषा में। ये नाम हो गए इसके दोनों, क्या है, पोटेशियम बिस ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, ये नाम हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में और इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे क्या है पढ़ लीजिए, जब तक आपके बोर्ड पर सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहाँ पर लिखा है साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि का संक्षेप वर्णन कीजिए। भाई स्टेरिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं, साबुन प्राप्त हो जाते हैं। स्टेरिक अम्ल आप जानते होते हैं कि महुए के तेल और पॉमेटिक ऑयल, यानी कि महुआ तेल और पॉमेटिक ऑयल से जो उच्च बसीय अम्ल प्राप्त होते हैं वो स्टेरिक अम्ल कहलाते हैं। उसको हम जब गर्म करते हैं कास्टिक सोडा के साथ तब साबुन बनते हैं। लेकिन ये आपको पढ़ने नहीं है, साबुन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग जो सबसे अंतिम चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। सिलेबस 30% कम हुआ है, तो बहुत से क्वेश्चन कभी अनसॉल्व में ऐसा होता है कि हटाए हुए प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि जो आते हैं तो सभी A to Z आपको सॉल्व करना है। हम आपको ये कराएंगे तो आपका बोझ बढ़ता जाएगा, तो इसको ना सीखकर डायरेक्ट इसी में कुछ जुड़ा हुआ है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, लिखेंगे प्रोटीन की प्राथमिक
संरचना में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अमीन समूह व COO कार्बोनिल समूह या बोलेंगे कार्बोक्सी समूह के मध्य बंध सीधी रेखा में होते हैं इसी कारण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है, जिनमें प्रत्येक इकाई के मध्य सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। और प्रोटीन की संरचना प्राथमिक कैसी होती है? रेशेदार होती है, जिसमें कैसे जुड़े होते हैं? ऐसे जुड़े होते हैं जैसे हम बताते हैं आपको, स्लेट जैसी बनती रहती है। जैसे ये कार्बोनिल समूह है तो इसी से NH जुड़ा होगा, अब इसके आगे NH लगा होगा तो फिर कार्बोनिल समूह इस प्रकार से NH ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कार्बोनिल समूह इस तरीके से, फिर यहाँ NH। तो ये जो संरचना बनती चली जाती है ये एक रेखीय होती है, एक रेखा के रूप में होती है। तो इस प्रश्न में इतना ही रखते हैं और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 6 और 7 के साथ में। अनसॉल्व पेपर आपका दी एंड हो जाएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए तुरंत ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।